तो अब इस श्लोक में देखना, श्लोक नंबर 11 में, नहीं सॉरी 90, श्लोक नंबर 90। तो उसमें हम लोग ने ये देखा कि अगर हम लोग कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या अराइज होते हैं जब हम लोग कर्ण बंधन करते हैं, कर्ण विधि बंधन करते हैं। अगर मान लो कर्ण विधन के बाद अगर वहां पे वात दुष्टि हो जाता है रक्त के साथ, तो वहां पे कौन सा रोग होता है? परिपोट रोग होता है। तो परिपोट रोग याद रखना, परिपोट रोग वात रक्त दुष्ट के साथ उत्पन्न होता है। अगर पित्त दुष्टि अगर रक्त हो जाता है जब वहां पे वेधन कर्म करते हैं, अगर मान लो विधन करने के बाद अगर मान लो उस जगह पे हम लोग बंधन कर्म करते हैं कर्णपाली का, और बंधन करने के बाद हम लोग ने ये देखा कि पित्त दुष्टि रक्त निकल रहा है, तो उसमें पेशेंट को दाह, पाक, राग और वेदना देखने को मिलेगा। अगर कफ से दूषित हो गया है वो जगह, तो उसमें क्या होता है, वहां पे इचिंग होगा, पेशेंट को खुजली होगा, स्तब्धता हो जाएगा, वो एरिया स्तब्ध हो जाएगा और पंडु होगा, स्तब्ध होगा श्लेष्मा दृष्टि से, ठीक है। और परिपुटन किससे होता है? वात दुष्टि रक्त से, ये याद रखना। अब नेक्स्ट आते हैं श्लोक नंबर 20 में। उसमें ये बताया है कि उसके बाद जो रोपण क्रिया करते हैं वो तिल के तेल से या आम तेल से करते हैं। 3-3 दिन ऑल्टरनेटिव दे करके परिचय क्रिया करते हैं, और तीसरे दिन में क्या करते हैं, वहां पे पिछू क्रिया करते हैं, पिछू दे करके वो जगह पे रोपण क्रिया करते हैं, ठीक है। अब देखो उसके बाद आता है श्लोक नंबर 25। श्लोक नंबर 25 में क्या बोला है कि जो कानून प्रकार से स्वेदन, स्नेहन और उद्वर्तन तथा अभ्यंग करने से नहीं बढ़ते हैं। तो ऐसे ये बताया कि आचार्य सुश्रुत ने कि ये सब क्रिया करने से, मान लो कोई भी स्नेहन कर रहे, स्वेदन कर रहे, उद्वर्तन क्रिया कर रहे हैं, अगर उस ये सब क्रिया से अगर जो कर्णपाली है या कर्ण है वो अधिक बढ़ नहीं रहा है, वो छोटा ही रह गया है, बढ़ नहीं रहा है, लाइक इसका साइज इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या है, आचार्य सुश्रुत ने प्रक्षान कर्म का विधि बताया। प्रक्षान कर्म, प्रक्षान कर्म कहाँ करना है? अपांग प्रदेश में करना है। तो अपांग प्रदेश क्या, किसको बोलते हैं? ठीक है, ये नासा है, ये है, ये होता है आउटर कैंथस होता है, उसको अपांग प्रदेश बोलते हैं। तो इस एरिया में आउटर कैंथस में हम लोग क्या करते हैं? प्रक्षान कर्म करते हैं। अगर कब करते हैं? जब जो कर्ण जो है, जो कान जो है वो उस प्रकार से स्वेदन, स्नेह, उद्वर्तन, अभ्यंग करने के बाद भी अगर जो मेरा कर्णपाली है या कान है वो बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, वो स्टैटिक है, तो हम लोग प्रक्षान कर्म करते हैं अपांग प्रदेश में, ये याद रखना है। उसके बाद क्या होता है, यदि कर्णपाली का संधान करने के बाद भी उसे बढ़ने का प्रयत्न नहीं किया जाए तो पाली आम होने से शीघ्र ही शोधित होकर वहां से गिर जाता है। अगर मान लो ये कंडीशन यहाँ पे बताया है आचार्य सुश्रुत ने 26 नंबर श्लोक में कि अगर कर्णपाली का संधान करने के बाद भी उससे सहसा बढ़ने का प्रयत्न किया जाए, अगर मान लो कोई भी कर्णपाली हो, येलो बिल हो, वो बढ़ नहीं रहा है, अगर हम लोग उसमें ऐसा क्रिया करें कि इमीडिएट क्रिया करें कि कर्ण को किसी रीजन से हमको बढ़ाना ही है, जब कर्ण बढ़ नहीं रहा है फिर भी हमको बढ़ाना है, तो उसमें क्या होता है, शीघ्र ही शोथ उत्पन्न हो जाता है, एडिमा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इसलिए हमको सहसा कर्ण को बढ़ाना नहीं है, ठीक है, वेट करना है, अदरवाइज या फिर क्या करना है, अपांग प्रदेश में प्रक्षान कर्म करना है, ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन बताया, शोथ हो जाता है, अगर हम लोग जल्दी अगर कर्ण को बढ़ाने का प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो उसमें शोथ हो जाता है। ये यहाँ से ये समझ आया। अब नेक्स्ट आते हैं श्लोक नंबर 30 और 31। तो यहाँ पे ये बताया देखो कि अब मैं आचार्य सुश्रुत ने ये बताया है कि कर्णपाली में होने वाले रोगों को कहता हूँ कि मिथ्या आहार विहार से वात, पित्त और कफ से ये कुपित होकर पृथक पृथक दो मिलकर या 3 मिलकर कर्णपाली में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे कर्णपाली में वायु कुपित होने से विस्फोट, स्पर्श, अज्ञान, शोथ, ये सब भी रहने दो, ये सब यूजी के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब इसमें आता हूँ, यहाँ पे जो बताया है वो होता है लाइक उपद्रव। उपद्रव में हम लोगों ने कैसे याद रखा? RUP से जो कर्णपाली के रोग होते हैं वो 5 होते हैं, कर्णपाली के जो उपद्रव होते हैं वो 10 होते हैं, और कर्णपाली बंधन करते हैं वो 15 होते हैं। कर्णपाली के जो उपद्रव होते हैं वो टोटल 10 होते हैं। उसमें से कुछ कुछ नाम दिया है, उत्पाटक, उत्पुटक, ठीक है, और श्याप। यहाँ से नाम याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखो कि कर्णपाली के उपद्रव टोटल 10 होते हैं। उसमें अवमंत्र भी आता है, सकंडु, ग्रंथि, जंतु, स्रवि या दाहवान, टोटल 10 पाली में उपद्रव होते हैं। तो नाम याद नहीं रखना है, यहाँ से नाम से जो 15 नाम है वही याद रखना है, और ये 10 बस ये जानकर रखो टोटल उपद्रव 10 होते हैं, बस ये याद रखो, ठीक है। यहाँ ये श्लोक में ये बताया है, श्लोक नंबर 30 और 31 में, कि अगर कर्णपाली जो है, अगर उसमें अगर वायु कुपित हो जाता है,
तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? उसमें विस्फोट, स्पर्श, अज्ञान भाव या शोथ मिलता है। अगर कर्णपाली में पित्त का कुपित हो जाता है, अगर मान लो कोई भी मिथ्या आहार विहार किए जिससे वात पित्त कफ कुपित हो जाता है, ठीक है, कुपित होने से तो वायु का लक्षण कुछ कुछ देखने को मिलता है। अगर पित्त कुपित हो गया कर्णपाली में तो पित्त का लक्षण मिलते हैं, और अगर कफ कुपित हो गया कर्णपाली में तो कफ का लक्षण मिलते हैं। तो पित्त अगर बढ़ गया तो उसमें दाहा, विस्फोट, ठीक है, शोथ, पाक, ये सब मिलते हैं। अगर कफ कुपित हो गया तो उसमें कंडू और शोथ देखने को मिलता है। तो देखो जो शोथ है, शोथ देखो तीनों में ही कॉमन है, ठीक है, वायु में भी, पित्त में भी और कफ में भी शोथ तीनों में कॉमन, ठीक है। और वायु में सिर्फ विस्फोट, स्पर्श, अज्ञान भाव मिल रहा है। पित्त का अगर दूषित हुआ है तो वहां पे दाह मिल रहा है, साथ में विस्फोट और शोथ मिल रहा है। विस्फोट वायु और पित्त में है, शोथ तीनों दोष में है, ठीक है, याद रखना है। और कंडू जैसे पता है तो कफ नहीं होगा। तो ये श्लोक हम लोग ने कवर किया। यहाँ पे एक तेल का वर्णन किया है, दैट इज वक्षमाण तेल, ये बस देख लो, और इम्पोर्टेंट नहीं है वैसा। हाँ, अब आते हैं, इतना तो यहाँ तक हम लोग ने देखा कर्ण संधान विधि के बारे में। अब हम लाते हैं नासा संधान विधि। तो आचार्य सुश्रुत ने कर्ण का कैसे संधान करना है वो बता दिया है। उसके बाद नासा संधान के बारे में आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि नासा संधान कैसे करना है। तो ये देखो, नासा संधान कैसे करने को बोला है आचार्य सुश्रुत। मैं ब्रीफ आइडिया देता हूँ। मान लो ये नोज है, ठीक है, तो पहले का टाइम में क्या होता था, पहले का टाइम क्या होता था, अगर मान लो किसी कारण से ये नोज कट जाता था तो ये दिखने में कुछ ऐसा हो जाता था। तो उसमें क्या करते थे, अब इसको ग्राफ्ट करते थे आचार्य सुश्रुत ने। तो कैसे करते थे, तो एक पत्ता लेते थे, ठीक है, पत्ता लेकर के उसको कवर करते थे। और पत्ता कवर करने से पहले वो जो मैंने बोला कि कपोल स्थान से, मतलब जो चीक का हिस्सा था, गाल वाला हिस्सा था, वहां से ग्राफ्ट लिया। ग्राफ्ट यहाँ करते थे, यहाँ पे बैठा देते थे। बैठाने के बाद यहाँ से पत्ते से कवर कर लेते थे, ठीक है। अब जब ये कवर करते थे, कभी कभार क्या होता था, नाक नीचे की तरफ गिर जाता था। तो ये नाक नीचे की तरफ ना गिरे, तो इसलिए यहाँ पे तो जो दो छिद्र है नाक का, उसमें इरंड का नाल यानी इरंड का जो स्टेम होता है उसको अंदर डाल देते हैं आचार्य शिष्य। तो मैंने क्या बोला, मान लो अगर नोज कट हो जाता है तो उसमें कटने के बाद जो कपोल स्थान है, कपोल स्थल है, वहां से जो मांस का हिस्सा ग्राफ्ट वाला जो है वो निकाल करके ये नाक में बैठा देते थे। उसमें उसके ऊपर से एक पत्ते का कवरिंग लपेट करके सीवन कर्म कर देते थे, सिचरिंग कर देते थे। करने के बाद ऐसा देखा गया जो जो नासा है वो नीचे की तरफ ना गिरे, तो उसको प्रिवेंशन के लिए क्या करते थे, जो इरंड नाल है यानी जो इरंड जो पत्ता है उसका जो स्टेम होता था, वो जो नाक का जो दो नॉस्ट्रिल है उसके अंदर डाल देते थे। तो देखो यहाँ पे वही लिखा है कि छिन्न नासिका में, यानी जो नासा छिन्न हो गया है, ब्रेक हो गया है, टूट गया, कट गया है, उसमें वृक्ष का पत्ता लेकर उसके बराबर ही कपोल के कुछ संबंध रखते हुए चर्मयुक्त मांस यानी कपोल स्थान का जो मांस है उसको काट करके नाक के अग्रभाग में यानी नाक के जो ऊपर है उसको विलेखन करके स्क्रैप करके उसके बाद लगाना चाहिए। लगाने के बाद उसमें क्या करना चाहिए, सीवन कर्म कर देना चाहिए। सीवन कर्म करने के बाद उसमें क्या करना, देखो दो इरंड नाल, दो इरंड का जो स्टेम होता है उसको लेकर के नाक के जो नाक उसका नॉस्ट्रिल के अंदर अंदर इंसर्ट कर देना है, ठीक है, दोनों इंसर्ट कर देना है। और इंसर्ट करने के बाद क्या करना है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पश्चात कर्म में रोपण क्रिया करना है। तो उसमें क्या क्या यूज करते हैं, लाल चंदन का चूर्ण, मुलेठी चूर्ण, फिर जाके कुछ अंजन यूज करते हैं, उसको वहां पे छिड़क देते थे। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, पीछू लेकर के जो तिल तेल है, तिल तेल जो श्रेष्ठ तेल माना जाता है, वो तेल में हम क्या करते हैं, पीछू दे करके उसमें सेचन कर देते हैं, परिसेक जगह कर देते थे। और उसके बाद पेशेंट को बाद में घृतपान करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। और बाद में कभी कभार विरेचन भी करा देते हैं पेशेंट का। तो इस तरह से क्या करते थे हम लोग, जब सुश्रुत थे आचार्य नासा जब संधान करते थे तो ये प्रोसीजर फॉलो करते थे, ठीक है। ये हो गया नासा संधान। उसके बाद आता है ओष्ठ संधान। तो ओष्ठ संधान यानी ओष्ठ हम लोग बोलते हैं पहले, तो ओष्ठ संधान जो होता है वो कैसे करता है आचार्य सुश्रुत ने, जैसे नासा संधान आचार्य सुश्रुत ने किया वैसे ही ओष्ठ का संधान आचार्य सुश्रुत ने करते हैं। बस उसमें क्या नहीं करते, जो इरंड का नाल जो हम लोग यूज करते हैं नासा संधान में, इसमें इरंड का नाल हम लोग उपयोग नहीं करते। बाकी जितना सारा प्रोसीजर हम लोग जो नासा संधान में पढ़ा वही ओष्ठ संधान में भी वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से खत्म होता है हमारा संधान कर्म। तो यहाँ पे उसके बाद से देखो इंग्लिश में तुम लोग को मीनिंग सारा दिया रहेगा, कैसे प्रेजेंट करना है। संधान का डेफिनेशन दिया है जो हम लोग ने संहिता से देख लिए हैं, क्या क्या इंक्लूड है चैप्टर में, कर्ण संधान, नासा संधान और ओष्ठ संधान। कर्ण वेधन हम लोग देखो क्यों करते हैं, कंडीशन बताया है, मेनली देखो बताया है इसमें
क्यों करते हैं ये बताया है। एम क्या है हमारा, रक्षा कर्म और आभूषण कर्म, ये दोनों कर्म के लिए हम लोग करते हैं। मेनली कब करते हैं, 6th और 7th मंथ में करते हैं। पाकभर जी ने 8 मंथ भी माना है, ठीक है। मेथड, और इसमें आचार्य सुश्रुत ने ऐश्वर्य भी बताया है, आयु भी बढ़ाया है। आयु भी बताया, मतलब संधान करने से आयु भी बढ़ता है बच्चे का, ऐश्वर्य भी बढ़ता है, पुष्टि भी होता है बच्चे का, ठीक है। इसलिए हम लोग जो कर्ण है, कर्ण को वेधन करते हैं। अब यहाँ पे जो मेथड जो मैंने बताया, यहाँ पे मेथड बताया गया है जो हम लोग ने एक्सप्लेन किया कि राइट ईयर फर्स्ट इन मेल बेबी, लेफ्ट वन इन फीमेल, देन कॉटन विक पुट कर देना है। और कहाँ पे देखो देना है, देवाकृत छिद्र पे। अगर यहाँ पे दिया होगा वो छिद्र के बारे में जो हम लोग ने पढ़ा, देखो यहाँ पे नहीं दिया है, क्योंकि वो देखो, इसलिए मैं इंग्लिश वाला जो है वो प्रेफर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे वो जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो यहाँ पे मेंशन नहीं रहता। जैसे देवाकृत छिद्र जो हम लोग ने पढ़ा, जिस क्षेत्र में हम लोग को करना है वेधन, वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। वो तुम लोग को वहां से यहाँ पे लिखना है। और बाकी सारा प्रोसीजर दिया जो हम लोग ने पढ़ा। फिर परिचय करना है 3 डेज के अपार्ट में। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं, कलिका मर्मिका और लोहित्रिका मर्म में जो सारा कॉम्प्लिकेशंस अराइज होगा वो बताया है। और क्या क्या फीचर्स मिलेगा देखो बताया है। कलिका भेद अगर हो जाए तो ये सारा मिलेगा, मर्मिका भेद हो जाएगा ये सारा लक्षण, लोहितिका भेद हो गया तो ये सारे लक्षण। मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो बताया है। केयर ऑफ सम्यक विध लक्षण कैसे करना है, आम तेल से परिसेचन करना है। फिर जो विक है, वर्ती है, उसको इंट्रोड्यूस करना है स्नेहन देने के बाद। फिर डायलेटर यूज करना है, वर्धनक यूज करना है, वही इरेंडनाल से या फिर कोई भी स्टेम से। कर्ण संधान बारे में बताया, देखो ईयर लोब प्रिपेयर कैसे किया आचार्य सुश्रुत ने। कर्ण बंधन आकृति जो 15 बताया है, 10 साध्य जैसे मैंने बताया और असाध्य 5 होता है। तो जो 10 साध्य है वो सबसे पहले बताया है आचार्य सुश्रुत ने, और इसका कंडीशन बताया है, ठीक है। यहाँ से रीड कर लेना कि कौन कौन से कंडीशन में करते हैं। असाध्य उसके बाद देखो 5 टोटल असाध्य 5 बताया, उसके बाद वाला वो अगर मान लो श्लोक याद नहीं हो रहा है तो वो ये यहाँ से एक बार याद कर लो, ठीक है। बट जो टर्म है वो श्लोक वाला ही यूज करना है। उसका समझने के लिए यहाँ से एक बार रीड कर लेना, समझ आ जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ कर्ण संधान हम लोग ने देखा कि कर्ण संधान हम लोग कैसे करते हैं, जो विधि मैंने शॉर्ट में बताया वो यहाँ पे एक्सप्लेन है। ऑपरेटिव टेक्निक रीड कर लेना, ठीक है। जैसे वात में हम लोग धन्य अम्ला देंगे, पित्त में शीतोदक देते हैं, कफ में सूरामंड देते हैं, वो यहाँ पे बताया है। छेदन वेदन लेखन वेदन पे हम करेंगे, ठीक है। और वो एरिया को अगर मान लो विशेट हो जाता है तो ये देना पड़ेगा। फिर देखो कपाल चूर्ण के बारे में बताया है। फिर पोस्ट ऑपरेटिव प्रिकॉशन में देखो रबिंग, डे स्लीप एक्सरसाइज, ये सब मतलब ये सब सॉरी मैंने जो उसमें बताया था वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब था, बट पोस्ट ऑपरेटिव प्रिकॉशन लेना ये सब काम नहीं करना है, ठीक है। वही होगा कि पोस्ट ऑपरेटिव ये सब काम नहीं करना है। विघटन, दीवा स्वप्न नहीं करना है, एक्सरसाइज नहीं करना है, अति भोजन नहीं करना है, व्यायाम नहीं करना है। तो ये सारा कंडीशन आफ्टर ऑपरेशन ये सारा कंडीशन नहीं करना है, ठीक है। वो यहाँ पे बताया है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ स्विचरिंग क्या क्या होगा वो बताया है। कर्ण पुष्टि कारक योग, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं भी देखने से चलेगा। ओटोप्लास्टी, यहाँ पे कुछ मॉडर्न के बारे में बताया, जैसे हम लोग ने सिर्फ आयुर्वेदिक कवर किया है और यहाँ पे थोड़ा मॉडर्न के बारे में बताया ओटोप्लास्टी। तो मॉडर्न में जनरली क्वेश्चन नहीं आता है, बट तुम लोग एक बार इसको रीड कर लेना, क्योंकि एक आइडिया ले लेना, बस 1-2 बार रीड कर लेना अगर इनकेस अगर आ गया तो। क्योंकि मॉडर्न में थोड़ा क्राफ्ट का, फ्लैप का, रिप्लांटेशन का एक टेक्निक होता है, ठीक है। ये एक बार रीड कर लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको भी रीड नहीं कर रहा हूँ। एक बार तुम लोग इसको रीड कर लेना, अगर कोई डाउट होता है तो इसको डिस्कस बाद में कर लेंगे, ठीक है। फिर देखो नासा संधान के बारे में आते हैं। नासा संधान में जो हम लोग ने देखा करने का ये सारा प्रोसीजर जो मैंने बोला वो सारा प्रोसीजर यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार रीड कर लेना, क्लियर हो जाएगा। फिर देखो मॉडर्न में राइनोप्लास्टी से कोरिलेट किया है, तो ये मॉडर्न में एक बार रीड कर लेना है, मैं इसको गो थ्रू नहीं कर रहा हूँ, ये प्रोसीजर याद देख लेना। इंपॉर्टेंट उतना नहीं है जितना आयुर्वेदिक का इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न को उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट स्टिल फिर भी एक बार रीड कर लेना। पोस्ट संधान के बारे में आते हैं। पोस्ट संधान में मतलब सारा प्रोसीजर वही करेंगे, बस किरंट जो नाल है वो यूज नहीं करेंगे, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद थोड़ा प्लास्टिक सर्जरी के बारे में मॉडर्न में कोरिलेट किया गया है, क्या क्या होता है, ग्राफ्ट के बारे में बताया, फ्लैप के बारे में बताया, डिफरेंट टाइप्स से जो ग्राफ्ट यूज करते हैं, ऑटोग्राफ, एक्सोग्राफ, एलोग्राफ और जेनोग्राफ। इसका बस एक आइडिया लेना है, हाँ इतना ज्यादा डिटेल में नहीं याद करना है, बस एक आइडिया ले लेना है। फ्लैप के बारे में कुछ बताया है, कभी कभार फ्लैप के बारे में एज अ शॉर्ट नोट 5 मार्क्स पूछ लेते हैं, एक बार देख लेना, ठीक है। तो आई होप क्लियर है।